हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपना डिस्कस करेंगे लेक्चरर कैडर के क्वेश्चन। जनरली फाइनेंशियल अकाउंटिंग के क्वेश्चन है। 17th पार्ट है। डेली 2020 क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज की फॉर्म में। तो हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट और स्टेटमेंट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ये ऑप्शन दिए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश बुक। इनमें से कौन हमें बिजनेस की प्रॉपर फाइनेंशियल पोजीशन शो करता है? तो हमें शो करती है बैलेंस शीट। सो आवर राइट आंसर इज द बी ऑप्शन, बैलेंस शीट। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ अ बिजनेस, calculation of P&L, depiction of financial position, to make information available to various groups and users। तो देखो हमारे जो अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है, मोटिव है, वो हमारा रिकॉर्ड को मेंटेन करना भी है। प्रॉफिट एंड लॉस को हम कैलकुलेट करते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट से डिपिक्ट होती है। एंड हमें इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवानी है वेरियस ग्रुप्स को। हमारे कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, आउटस्टैंडर क्रेडिटर है, डेबिटर है, सबको इंफॉर्मेशन चाहिए होती है हमारे बिजनेस की। तो वो भी हम इंफॉर्मेशन जो है अवेलेबल करते हैं थ्रू अकाउंटिंग, थ्रू वेरियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा लास्ट ऑप्शन ए बी सी डी, बिकॉज चारों ही हमारे ऑब्जेक्टिव हैं अकाउंटिंग के। थर्ड क्वेश्चन है, डैश इज द एक्सेस ऑफ सेलिंग प्राइस ओवर द कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सेलिंग प्राइस से ज्यादा है कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो क्या होगा? ए ग्रोस लॉस, बी नेट लॉस, सी नेट प्रॉफिट, डी ग्रॉस प्रॉफिट। तो वो होगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस जब ज्यादा होगा हमारा सीओजीएस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस से, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट। Fixed asset are a option kept in for use over a long period of time for earning income, meant for resale, meant for conversion into cash as quick as possible, D option liabilities plus current assets। तो हमारी फिक्स्ड एसेट क्या होती हैं? जो हम लॉन्ग पीरियड तक रखते हैं सो दैट हम उससे इनकम अर्न कर पाए। So our correct option is A option, kept in for use over a long period of time for earning income। Fifth question है, dash is the excess of COGS over sale of price of goods। A gross loss, B net loss, C net profit, D gross profit। देखो तब सेल ऑफ गुड्स का प्राइस ज्यादा था COGS से, अब क्या एक्सेस है? COGS is excess over the sale price of goods। So if the COGS is higher than the sale price of the goods, it means that is a gross loss। जब COGS ज्यादा होगा सेल प्राइस से तो क्या होगा? वो ग्रॉस लॉस होगा। अगर सीओजीएस हमारा कम है सेल से, सेल प्राइस से, तो वो क्या होगा? हमारा जीपी। क्लियर? सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट। सिक्स्थ क्वेश्चन है, डैश इज द नॉर्मल अकाउंट विच एम्स एट डिटरमिनिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ए ऑप्शन ट्रेडिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। तो देखो कौन सा अकाउंट बनाता है जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और फिनिश्ड गुड्स जो मैन्युफैक्चर्ड हो रही है पर्टिकुलर टाइम उसकी काउंटिंग करता है। ट्रेडिंग करेगा, मैन्युफैक्चरिंग करेगा, P&L करेगा, बैलेंस शीट। अगर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ही करेगा, हमारी सारी मैन्युफैक्चरिंग के जो खर्चे हैं उसको हम उसकी काउंटिंग के लिए। करंट एसेट्स में क्या इंक्लूड होता है? A option stores and spare parts, B option stock in trade, C option sundry debtor, D option all of the above। तो देखो करंट एसेट्स में स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स आएंगे, स्टॉक आएगा, सन्ड्री डेटर भी आएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नाइन्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंजिबल एसेट। अब इंटेंजिबल एसेट कौन सी बताना है? प्लांट या मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, गुडविल। देखो जो ये तीनों एसेट्स हैं ये हमारी फिक्स्ड एसेट है, तो हमारा आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, गुडविल, दैट इज इंटेंजिबल एसेट। अब एट्थ क्वेश्चन आ गया, ऑपरेशनल लॉस इज द सोर्स ऑफ फंड। बी ऑप्शन, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल इज द सोर्स ऑफ फंड।
सी ऑप्शन एडिशन टू द फिक्स्ड एसेट आर एन एप्लीकेशन ऑफ फंड, डी ऑप्शन फ्रेश इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल इज एप्लीकेशन ऑफ फंड। अब हमें चार स्टेटमेंट दे दी, पूछा है फर्स्ट में ऑपरेशनल लॉस इज द सोर्स ऑफ फंड, क्या ऑपरेशनल लॉस सोर्स ऑफ फंड है। बी ऑप्शन में पूछा डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल इज द सोर्स ऑफ फंड, वर्किंग कैपिटल का डिक्रीज होना क्या सोर्स ऑफ फंड है। सी ऑप्शन में पूछा एडिशन टू फिक्स्ड एसेट आर एन एप्लीकेशन ऑफ फंड, फिक्स्ड एसेट में एडिशन होना एप्लीकेशन ऑफ फंड है। डी ऑप्शन में क्या है फ्रेश इंट्रोडक्शन इज द एप्लीकेशन ऑफ फंड। अगर कैपिटल की इंट्रोडक्शन हो रही है हमारे बिजनेस में तो क्या एप्लीकेशन ऑफ फंड है। अब नीचे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर एप्लीकेबल व्हाइल प्रिपेयरिंग द फंड फ्लो स्टेटमेंट। अब ये जो स्टेटमेंट दिए हैं कौन सी अप्लाई होती है हमारी फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए। तो तुम्हें पहले पता होना चाहिए सोर्स ऑफ फंड क्या होता है और एप्लीकेशन ऑफ फंड क्या होता है। सोर्स ऑफ फंड का मीनिंग है जहां से हमें पैसे आ रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ फंड क्या है जहां पे हम पैसे लग रहे हैं, हमारे पैसे कहीं पे लग रहे हैं, वो हमारा क्या है एप्लीकेशन ऑफ फंड। हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं, हम पैसे दे रहे हैं वेजेस के लेबर को, तो वो क्या हो गया हमारा एप्लीकेशन ऑफ फंड। हमारा सेविंग अकाउंट है बैंक का या कोई एफडी है हमारे बिजनेस की, उससे हमें इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो क्या होगी हमारा सोर्स ऑफ फंड। हमने सेल की, सेल करके हमें क्या है मनी मिली, वो क्या है हमारा सोर्स ऑफ फंड। ठीक है, तो देखो एप्लीकेशन ऑपरेशनल लॉस इज द सोर्स ऑफ फंड, लॉस हो रहा है वो सोर्स ऑफ फंड होगा नहीं, बिकॉज जब लॉस हो रहा है तो हमारा पैसा लगेगा, कॉस्ट ज्यादा होगी और हमारा प्रॉफिट कम होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो दैट इज रॉन्ग। सेकंड पॉइंट है डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल इज द सोर्स ऑफ फंड, अगर वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो रही है सोर्स ऑफ फंड है। यस, जब हमारी करंट एसेट्स और माइनस करंट लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है इट मीन्स हमारा पैसा लग रहा है, वो क्या होगी सोर्स ऑफ फंड। एडिशन टू फिक्स्ड एसेट आर एन एप्लीकेशन ऑफ फंड। यस, जब हम फिक्स्ड एसेट लेके आ रहे हैं बिजनेस में तो हमने पैसा लगाया है ना, खर्च किया है, तो वो क्या होगा एप्लीकेशन ऑफ फंड। अब डी ऑप्शन पूछा फ्रेश इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल इज अ एप्लीकेशन ऑफ फंड, हमने कैपिटल बिजनेस में लेके आए हैं तो क्या कैश आ रहा है, पैसा आ रहा है बिजनेस में, तो वो क्या होना चाहिए सोर्स होना चाहिए ना कि एप्लीकेशन, सो दैट इज रॉन्ग। तो हमारी कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट हुई, बी और सी मीन्स 2 एंड 3, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा 2 एंड 3। 10th क्वेश्चन है अ कंपनीज रिपोर्टेड करंट प्रॉफिट इज ₹70,000 आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग द फॉलोइंग लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, 10,000 premium redemption of debenture, 1,500 depreciation on machinery account, 20,000 goodwill and preliminary expenses return of 30,000, gain from the sale of non-current asset are 40,000। तो ध्यान रखना जब हमने द नेट इनफ्लो ऑफ फंड्स फ्रॉम द ऑपरेशन वुड बी, अब हमें बताना है इनफ्लो ऑफ फंड्स क्या ऑपरेशन का। तो देखो अब हमने इनफ्लो ऑफ ऑपरेशन ऑफ फंड का निकालना है, तो हमने जो लॉसेस और एक्सपेंसेस हैं उनको ऐड बैक कर देना है, जो इनकम है और गेन्स हैं उनको हमने माइनस कर देना है। तो देखो किस में से माइनस प्लस करना है, जो हमारे पास प्रॉफिट करंट प्रॉफिट दिया है। अब हमने क्या क्या ऐड बैक करना पड़ेगा, देखो लॉस ऑफ सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट लॉस है तो इसको ऐड बैक करना पड़ेगा, तो 10,000 प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एक्सपेंस है, इसको भी हमें ऐड बैक करना पड़ेगा। 1,500 डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी एंड प्लांट ये एक्सपेंडिचर है, इसको भी ऐड बैक करना पड़ेगा। गुडविल एंड प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ 30,000 इसको भी ऐड बैक करना पड़ेगा। अब देखो गेन फ्रॉम द सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स, ये हमारी क्या है गेन हो रहा है तो इसको क्या करेंगे हम लेस करेंगे 40,000 को। पहले जो ऐड वाले ऐड कर लें, 10 + 20 30 30 30
60 प्लस 1500 61,500। अब इसको किस में ऐड करना पड़ेगा, जो हमारा प्रॉफिट गिवन था 70,000, तो 70,000 प्लस 61,500 कितना बना 1,31,500। अब इसमें से माइनस क्या करेंगे 40,000, जो हमारा गेन है वो माइनस करेंगे, तो हमारा आएगा क्या 91,500। देखो ऑप्शन चेक करो 91,000 है, ए ऑप्शन ही हमारा है 91,000, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ए ऑप्शन 91,500। क्लियर है ए ऑप्शन कैसे करेक्ट आया। 11th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, अ डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी कॉजेज इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, increase in current liability causes increase in working capital, a decrease in current asset causes increase in working capital, a increase in current assets causes decrease in working capital। तो हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। तो देखो अब दो चीजें होती हैं, एक होती करंट एसेट्स या करंट लाइबिलिटी। जब करंट एसेट्स बढ़ेंगी और करंट लाइबिलिटी कम होगी तो हमारी वर्किंग कैपिटल बढ़ेगी, और जब हमारी करंट एसेट्स कम होंगी करंट लाइबिलिटी बढ़ेगी तो हमारी वर्किंग कैपिटल क्या होगी डिक्रीज होगी। अब इस जो सिचुएशन है इसको कौन सेटिस्फाई करता है देखते हैं। ए ऑप्शन है डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, मींस ये सिचुएशन causes increase in working capital increase, तो फर्स्ट सिचुएशन हमारी इसको सेटिस्फाई कर रही है। अब बी ऑप्शन है इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी कॉजेज इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, कह रहे इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल हो रही है नहीं, तो ये गलत है। अब सी ऑप्शन में कह रहे थे डिक्रीज इन करंट एसेट कॉजेज इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स क्या हो रही हैं डिक्रीज, मीन सेकंड सिचुएशन, तो उसमें इंक्रीज हो रही है वर्किंग कैपिटल, नो हमारी डिक्रीज हो रही है, तो ये भी क्या रॉन्ग। अब देखो इंक्रीज इन करंट एसेट कॉजेज डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो रही है बट करंट एसेट इंक्रीज हो रही है, गलत है। करंट एसेट अगर इंक्रीज होगी वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगी, करंट एसेट डिक्रीज होगी तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होगी, तो ये भी क्या हो गया रॉन्ग। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है ए ऑप्शन, अ डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज कॉजेज इंक्रीज इन द वर्किंग कैपिटल, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ गया ए ऑप्शन। क्लियर है ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 12th क्वेश्चन है द फंड एज यूज्ड इन द फंड फ्लो स्टेटमेंट मींस कैश, करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। जो हम फंड फ्लो स्टेटमेंट में फंड्स हैं वो होता क्या हमारा नेट वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल हमारी क्या होती है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। 13th क्वेश्चन है प्रोप्राइटरी रेशियो इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोप्राइटर्स फंड एंड। अब प्रोप्राइटरी रेशियो किसके किसके बीच में हमारा रिलेशनशिप दिखाती है, प्रोप्राइटर फंड और टोटल एसेट्स के बीच में, तो हमारा बी ऑप्शन क्या होगा करेक्ट। फॉर्मूला यही होता है प्रोप्राइटर फंड डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। 14th क्वेश्चन है द फर्म इज सेड टू बी मोर गियर्ड इफ इक्विटी कैपिटल इज मोर देन द डिबेंचर एंड डैश। अब हमारी फर्म को कहते हैं गियर्ड है, मोर मतलब मोर लिक्विड है, अच्छे से हमारा अपना डिसीजन मेकिंग ले सकती है, वर्क अच्छे से कर सकती है। वो कब होता है अगर इक्विटी कैपिटल ज्यादा हो, किससे डिबेंचर एंड किससे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, लोन, रिजर्व एंड टोटल एसेट। फर्म गियर्ड तब होगी जब उसके फिक्स्ड कॉस्ट जो एक्सपेंसेस हैं वो कम हो। देखो डिबेंचर में इंटरेस्ट फिक्स्ड देना पड़ता है, प्रेफरेंस कैपिटल में हमें डिविडेंड देना पड़ता है, तो अगर हमारे ये दोनों कम हो इक्विटी कैपिटल से तो फर्म क्या होगी गियर्ड होगी, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा ए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल।
15th क्वेश्चन है व्हाट डज द नेट वर्थ ऑफ अ बिजनेस सिग्निफाई। अब नेट वर्थ क्या होती है बिजनेस की? टोटल एसेट्स, टोटल लाइबिलिटी माइनस करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट माइनस करंट एसेट, टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटीज। तो हमारी नेट वर्थ होती है जो, वो होती है टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटीज। अगर हम टोटल एसेट में से टोटल लाइबिलिटीज को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास जो बचता है वो बचती है फर्म की कैपिटल। तो कैपिटल जो होती है वो क्या होती है? एक्चुअल नेट वर्थ होती है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट। 16th क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द आइटम दैट इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल कंप्यूटिंग द रेशियो। करंट रेशियो। अब करंट रेशियो के लिए क्या नहीं लेते? लैंड, बिल्स रिकवरेबल, कैश और बैंक। क्या नहीं लेंगे हम? लैंड, बिकॉज दैट इज अ फिक्स्ड एसेट। 17th क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द आइटम विच इज नॉट एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब हमें बताना है कौन सी आइटम है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है। ए एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, बी जनरल मैनेजमेंट सैलरी, सी डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट, डी लॉस ऑन मोटर सेल ऑफ मोटर कार। देखो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, ये डे टू डे खर्चे हैं हमारे बिजनेस के। जनरल मैनेजमेंट सैलरी ये भी डे टू डे एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट है, डेली नॉर्मल वियर एंड टीयर का हमारा एक्सपेंस है। बट लॉस ऑन सेल ऑफ मोटर कार है, ये डेली बिजनेस में नहीं होता, कभी कभी ये हमारे सिचुएशंस अक्कर होती जब हमें ऐसा एक्सपेंस आए। तो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या नहीं आना चाहिए? डी ऑप्शन, लॉस ऑन द सेल ऑफ द मोटर कार। 18th क्वेश्चन है व्हाट डज द क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो टेक्स इनटू अकाउंट। टोटल क्रेडिट सेल, टोटल क्रेडिट परचेसेस, टोटल कैश सेल, टोटल कैश परचेज। तो उसमें हमारा क्या आएगा? टोटल क्रेडिट परचेजेस। 19th क्वेश्चन है इन द डेट इक्विटी रेशियो एक्सटर्नल इक्विटी रेफर्स टू ओनली डिबेंचर्स, ओनली करंट लाइबिलिटीज, डिबेंचर एंड करंट लाइबिलिटीज, डी रिजर्व। तो उसमें हमारा आता है डिबेंचर्स एंड करंट लाइबिलिटीज बोथ आर द आउटसाइडर और एक्सटर्नल इक्विटी। 20th क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन दैट हैज नो इफेक्ट ऑन करंट रेशियो। किसका इफेक्ट नहीं है करंट रेशियो पे? प्रेफरेंस शेयर डीम्ड का, बिल्स रिसीवेबल कलेक्टेड, मोटर कार सोल्ड फॉर कैश, मशीनरी बॉट फॉर कैश। देखो सी ऑप्शन में कैश आ रहा है, करंट एसेट्स इंक्रीज हो जाएंगी। डी में भी कैश आ रहा है, करंट एसेट्स इंक्रीज हो जाएंगी। ए में रिडीम कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर तो कैश देना पड़ेगा। पर बिल्स रिसीवेबल कलेक्टेड, बी आर कलेक्ट ही किए हैं हमने, तो ना कोई ट्रांजैक्शन हो रही है, तो उसका इफेक्ट भी नहीं करेगा करंट रेशो में। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट। 20th वन क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसेट वुड बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। अब वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो के लिए हम क्या क्या लेते हैं? प्लांट, मोर्टगेज, रिजर्व, स्टॉक, सेल और बैंक। इसका आंसर आप मेरे को कमेंट में दोगे कि क्या क्या आएगा हमारा वर्किंग कैपिटल में। क्लियर है? यहाँ तक वीडियो देखने के लिए वेरी वेरी थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कोई डाउट है तो कमेंट कर दें, क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट में दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स एंड बाय।